को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ पहले बात करते हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये पद खाली है। लेकिन अब बहुत जल्द ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा शेड्यूल इस वक्त जारी किया जा चुका है। आखिर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता क्या है और किस किस को इसमें वोट डालने का अधिकार मिलता है, बताएंगे आपको, और साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से लेटेस्ट अपडेट के लिए। लेकिन उस सबसे पहले आपको दिखाते हैं 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा। तो 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा इस वक्त की जा चुकी है, जहां आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत ये निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें 7 अगस्त को चुनाव आयोग जो है वो अपनी अधिसूचना जारी करेगा इस उपचुनाव को लेकर। और इसके साथ ही 21 अगस्त को नामांकन की अंतिम तारीख है। 21 अगस्त तक जो भी उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए 21 अगस्त ये आखिरी तारीख है, जिसके बाद में 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। और उसके बाद 25 अगस्त तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। अपना नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है 25 अगस्त, जिसके बाद में 9 सितंबर को मतदान होगा। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो ये मतदान किया जाएगा। और इसके साथ ही सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें सभी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 सितंबर को ही परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर इसमें कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें वोट डालेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता क्या है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। भारत का नागरिक उसे होना चाहिए, ये सबसे पहली योग्यता है। और इसके साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए उसकी, यानी कि 35 वर्ष से ज़्यादा की उसकी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की भी योग्यता उसके पास में होनी चाहिए, और तभी उसे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें वो हिस्सा ले सकता है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव का निर्वाचक मंडल क्या है, कौन कौन इसमें मतदान करते हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के दौरान जब ये मतदान होगा तो उस दौरान संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। संसद के दोनों सदस्य, जिसमें अगर अभी तक हम देखें तो 788 सदस्य हैं और वर्तमान में 782 सदस्य हैं जो इस बार मतदान करते हुए नजर आएंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, जिसमें से अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो 5 सीटें अभी इसमें खाली हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, वोट इसमें डालेंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य जो इसमें मतदान करेंगे, जिसमें से अभी एक सीट अभी इस वक्त खाली है। तो ये पूरी प्रक्रिया, लेकिन इस पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, अब बहुत जल्द ही देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है वो तो हमने बताई ही, लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास में? चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर घोषणा की गई है। देखिए कृतिका, जिस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपने बताई दर्शकों को, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग ने इसके लिए जो पहले से जो तैयारियां की, चूँकि उनके इस्तीफे के बाद जो प्रोसेस था उसको पहले से उन्होंने, चाहे वो इसमें जो निर्वाचक मंडल है उसकी सूची तैयार करने की बात हो, और या फिर इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनकी घोषणा करने की बात हो, ये सभी तैयारियां आज के इस ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने कर लिया था। क्योंकि ये प्रक्रियागत मामला होता है, तो ऐसे में इस बार जिस तरीके से हम जानते हैं कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, यानी कि जो राज्यसभा की जो सेक्रेटेरिएट है, उनके महासचिव हैं, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो रिटर्निंग अफसर के तौर पर रहेंगे, और जो अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको लोकसभा की उनको जिम्मेदारी गई है, और ये अल्टरनेट होता है, एक बार लोकसभा एक बार राज्यसभा। हाँ, इसमें जो एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें निर्वाचक मंडल में जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, इसमें कुछ सीटें भी खाली हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें 5 सीटें खाली हैं, तो लोकसभा की 1 सीट खाली है। लेकिन इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी भाग लेते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ और समझनी होगी कि इसमें जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इसमें जो कैंडिडेट हैं
जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कैंडिडेट आएंगे और अगर अपोजिशन अपना कैंडिडेट उतारता है तभी इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती है। अन्यथा अगर निर्विरोध चुनाव होना होता है तो उसमें मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब मतदान की ज़रूरत नहीं है तो मतगणना भी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे में देखना होगा कि इसमें जो विपक्ष है वो क्या रणनीति अपनाता है, वो क्या अपने उम्मीदवार को उतारता है, क्योंकि इसमें अगर सहमति बन जाती है, आम सहमति के आधार पर अगर चुनाव होता है, तो कई बार हमने देखा भी है कि देश में आम सहमति के आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए। तो अब जो है राजनीतिक गहमा-गहमी है वो देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ी जो नज़र होगी उस बात की होगी कि देश के उपराष्ट्रपति के लिए जो एनडीए उम्मीदवार हैं उनका नाम कब सामने आ रहा है। जी, इसके साथ ही ऋषि, एक सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है कि आखिर कार्यकाल क्या रहेगा उपराष्ट्रपति का, क्योंकि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपने पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो अब जब नए उपराष्ट्रपति चुनकर आएंगे तो उनका कार्यकाल क्या पूरा रहेगा या फिर जगदीप धनखड़ के ही कार्यकाल को वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इस मामले में संविधान साफ कहता है कि किसी भी उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र या उनकी मृत्यु के आधार पर जब कोई चुनाव होता है तो ऐसे में वो जो संपूर्ण कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, उसके लिए चुनाव होता है। इसमें उपचुनाव के कोई गुंजाइश नहीं होती, और चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में भी इस बात का जिक्र किया है। तो ये तो तय है कि अब जो राष्ट्रपति, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, देश का दूसरा शीर्ष पद है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही देश के राष्ट्रपति के तौर पर भूमिका निभाते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है जिसमें कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी उपराष्ट्रपति को अपनी भूमिका निभानी होती है। इसके अलावा भी अगर हम जो राज्यपाल का जो जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यक्षेत्र है वो भी संविधान में स्पष्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी अगर हम देखें कि लोक सेवा आयोग और अन्य जो रिक्तियां होती हैं उस पर भी उपराष्ट्रपति की सहमति लगनी होती है। तो कार्यक्षेत्र भी स्पष्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति के पास अधिकार होता है उस भूमिका को निभाने का, इस बात को हमेशा ख्याल में रखा जाता है। और इस तरीके के जो शीर्ष पद होते हैं उसमें ये इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि जो पद को आसीन करने वाले हैं उनकी जो योग्यता है, उनकी जो स्वीकार्यता है और उनका जो अनुभव है वो क्या हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।